छात्र एवं छात्राएं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मन से आप लोगों का पढ़ाई चलता होगा। इस गर्मी छुट्टी में पढ़ाई भी होता होगा। आप तमाम बिहार के 10वीं क्लास के छात्र एवं छात्राओं को अनिल सर का हार्दिक अभिनंदन, बधाई। आपका दिन दुना रात चौगुना हो, इसी आशा के साथ आज हम लोग इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हिंदी गोधुली का पाठ 3 भारत से हम क्या सीखें, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज हम लोग इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, आज उसको देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग के लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण है और आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा के साथ साथ विद्यालय में होने वाले आगामी दिनों की परीक्षा में भी आपका इससे बहुत लाभ मिले। इसी आशा के साथ आज हम लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास शुरू होने से पहले एक बार जो अभी तक इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके पास में इस तरह का सभी हिंदी का ऑल चैप्टर्स, चाहे गद्य का हो, पद का हो, व्याकरण हो, ये आपके पास पहुंचता रहे और आपका तैयारी अच्छा से अच्छा हो। इसी आशा के साथ आइए आज हम देखते हैं इस क्लास में महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा भारत को पहला क्वेश्चन हमारा भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। नहीं तो ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, इसीलिए जवाब भी उतना ही हमको 25 से 30 शब्दों में देना है। तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों के अनेक समस्याओं का निदान संभव है। अगला प्रश्न है, लेखन के किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में या जीवों के अध्ययन में या पुरातत्व ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। अगला प्रश्न लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति का सच्चा भारत निहित है, संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा रहता है। अतः सच्चे भारत का दर्शन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि महानगरों में नहीं होगा, बल्कि गांव में होगा। और गांव क्या है? गांव भारत क्या है? तो गांव का देश है। इस तरह से अगला प्रश्न है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली या पंचायत व्यवस्था को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है, जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। फिर से इसको देखिए, जो लेखक ये भारत की ग्राम पंचायतों को क्यों महत्वपूर्ण बताया है, तो प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायती व्यवस्था को
समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में उपस्थित है, जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबद्ध प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। अगला प्रश्न, लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों? लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसकी महत्ता नहीं समझा। जो वॉरेन हेस्टिंग्स वह सोने 172 नामक दारिस नामक सोने के सिक्के को अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेज दिया, लेकिन उनका मालिक उसकी महत्ता को, उस सिक्के की महत्ता को नहीं समझ पाया और उसे उस सिक्का को गला दिया गया। जब वह वॉरेन हेस्टिंग्स वापस लौटा तो वह उसे पता चला, तो इसी मुद्राओं को गला देना यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। अगला प्रश्न, भारत के विषय में यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेख में क्या दिखाए गए हैं? लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि किन वस्तुओं को निर्यात की बात बाइबल में कही गई है। ये वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देशों से नहीं लाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत किस तरह से अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यह मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा का आवागमन करने का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान है। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बताए हैं? मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भलीभांति पूर्वक सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गाथिक या एंग्लो सैक्सन जैसे ट्यूटैनिक भाषाओं, कौटिल्य और तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए हैं? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार व्यापक तथा उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों और बर्बर समझने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य को भली भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ है। इसके अध्ययन से ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया गया है, जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन के पश्चात जगत में विश्व प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछता है। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्ट उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिक के लिए
चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान और वातावरण का सानिध्य मिलता है, जो भूमंडल में अन्यत्र कहीं नहीं है, अन्य दूसरी जगह पर नहीं है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना कहाँ उचित है? लेखक का इससे अभिप्राय क्या है, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत में आने वाले नवागंतुक अन्वेषणों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है, अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित भी है। अगला प्रश्न, भारत की धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? अथवा इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है, जो धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखें, पाठ के आधार पर बताएं। तो भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा। यहाँ धर्म की वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। उत्तर वैदिक धर्म की भूमि है भारत, उत्तर वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। अगला प्रश्न है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक किसी विषय के मूलभूत उद्भव स्रोत तक पहुँचने को उसकी वास्तविक इतिहास मानता है। लेखक किसी विषय के मूल उद्भव स्रोत तक पहुँचने की उसकी वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है और उसका अध्ययन फलदायी होता है। अंत में ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदानों को रेखांकित किया है? लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही। भारत में प्रचलित कहावतों एवं दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर के बताया है कि शेर के खाल में गधा वाली कहावत से सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लूटो और क्रिटस में मिलती है। इसी तरह संस्कृत का एक कथा यूनान की एक नीति कथा से मिलती है, अर्थात भारतीय नीति कथा यूनान से कैसे जुड़ी, यह एक शोध का विषय है। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, इस तरह से आज हम लोग इस पाठ से भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ से हम ये महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। इससे पहले के क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। आप लोग इसे ज़रूर जो है नोट करके कंप्लीट कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और साथ में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए पुनः आप सभी छात्र एवं छात्राओं को अनिल सर का दिल की गहराई से नमस्कार। जय हिंद।